आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ ठीक। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में मूलतः तीन राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। एक है हर्यंक वंश। ठीक है। हर्यंक वंश के शासकों ने 544 से 412 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसके पश्चात शिशुनाग वंश का शासन स्थापित होता है। शिशुनाग वंश के शासक 412 से 344 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन करते हैं। और सबसे लास्ट में नंद वंश के शासक मगध पर शासन करते हैं और इनका शासनकाल 344 से 323 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है। हर्यंक वंश के तीन मुख्य शासक हुए हैं, जिनमें से पहले हैं बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन। ठीक है। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने करके सिंहासन पर अधिकार किया। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने करके सिंहासन प्राप्त किया। इसीलिए इस हर्यंक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश यानी अपने पिता की हत्या करने वाला राजवंश। इस वंश के शासकों ने युद्ध के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से, विवाह संबंध के माध्यम से मगध को मजबूती प्रदान किया। ठीक है। शिशुनाग वंश में मात्र दो ही बड़े शासक हुए, जिनमें से शिशुनाग सबसे महत्वपूर्ण है। उसने युद्ध के माध्यम से मगध का विस्तार किया। नंद वंश में भी एक ही महत्वपूर्ण शासक है और वो है महापद्म। वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने कलिंग को जीतकर मगध की सीमा पश्चिमी समुद्र से लेकर पूर्वी समुद्र तक विस्तारित कर दिया। वास्तविक साम्राज्य का संस्थापक उसी महापद्म को ही माना जाता है। महापद्म भारत का प्रथम शासक है जिसने नहर का निर्माण करवाया। कलिंग में उसने नहर का निर्माण करवाया था। उसने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किया था। एक छत्र, एक राट, सर्व छत्रांतक,
भार्गव यानी परशुराम का अवतार या द्वितीय परशुराम, है ना। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसी को पदच्युत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना किया था। तो इसमें बहुत अधिक आप लोगों को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, अविलंब इसे नोट कर लीजिए, है ना, ताकि हम लोग मौर्य वंश पर आगे चर्चा शुरू कर सकें। ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपने हेडिंग बनाया है ना, लिखिए। महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार हर्यंक वंश से पूर्व, हर्यंक वंश से पूर्व मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश का शासन था। अब हेडिंग डालिए हर्यंक वंश। हर्यंक वंश ये लिखा है ना, लिख लेंगे। हर्यंक वंश कब से कब तक शासन करता है, ब्रैकेट में लिखिए, 544 से 412 ईसा पूर्व तक। 544 से 412 ईसा पूर्व तक। अब इसके बारे में लिखिए। नहीं नहीं, ऐसा महाभारत में कहा जाता है। आपका वास्तविक इतिहास हर्यंक वंश से आरंभ होता है। चलिए लिखिए, हर्यंक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। अब हेडिंग डालिए, बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल है 544 से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार लिखिए। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कमा, यह जैन धर्म का अनुयायी था। तथा जैन ग्रंथों में इसका नाम श्रेणीय मिलता है। श्रेणीय। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसका एक अन्य नाम श्रेणीय है ना। अगला फैक्ट, बिंबिसार ने
वैवाहिक संबंधों, वैवाहिक संबंधों, हाँ वैवाहिक संबंध है ना, युद्ध तथा कूटनीति के माध्यम से, युद्ध तथा कूटनीति के माध्यम से मगध को मजबूत किया। अगला फैक्ट, बिंबिसार का प्रथम विवाह बिंबिसार का प्रथम विवाह लिच्छवि नरेश, लिच्छवि नरेश चेटक की बहन, चेटक की बहन चेल्लना के साथ हुआ था। काम, इसका दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला के साथ हुआ था। तथा इसका तीसरा विवाह, इसका तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ था। क्षेमा, ठीक है, इसके तीन प्रमुख विवाह हुए थे। ठीक है, अगला फैक्ट, बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को, अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके मार डाला, मार डाला तथा अंग राज्य को मगध में शामिल कर लिया। अगला फैक्ट, बिंबिसार का राज वैद्य
जीवक था, जीवक बहुत महत्वपूर्ण है। जीवक किसका राज्य वैद्य था? बिंबिसार का। अगला फैक्ट, अवंती नरेश अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था। कामा, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके दरबार में भेजा। जीवक ने चंड प्रद्योत को ठीक कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों शासक गहरे मित्र हो गए। अगला फैक्ट, 492 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब आप हेडिंग डालेंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु का शासनकाल है 492 से 460 ईसा पूर्व। हो गई हेडिंग? लिखिए, अजात शत्रु का एक अन्य नाम कुड़िक है। कुड़िक। अगला फैक्ट, अजात शत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री
वाजिरा के साथ हुआ था। वाजिरा। अगला फैक्ट, अजात शत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करके, लिच्छवी गणराज्य था ना, लिच्छवियों को पराजित करके वैशाली पर अधिकार कर लिया। वैशाली पर अधिकार कर लिया। अगला फैक्ट, अजात शत्रु ने दो प्रकार के हथियारों का निर्माण करवाया था। नंबर 1, महाशिला कंटक। नंबर 2, रथ मूसल। रथ मूसल। ठीक है। देखो, महाशिला कंटक एक ऐसी तोप थी जो पत्थर के गोले बरसाती थी, और रथ मूसल एक ऐसा रथ था जिसमें बड़े बड़े मुगदर लगे हुए थे। वो ऐसे राउंड करते हुए पूरी सेना को मारता हुआ आगे बढ़ता था। ठीक है। अगला फैक्ट, 460 ईसा पूर्व में उदाइन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब हेडिंग डालिए उदाइन। बोले बोले। उदाइन की सबसे बड़ी उपलब्धि गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। अगला फैक्ट, उदायन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अगला फैक्ट, 444 ईसा पूर्व में पूजा करते समय किसी हत्यारे ने छुरा मारकर उदायन की हत्या कर दी। ठीक है। अगला फैक्ट, पुराण साहित्य के अनुसार उदायन की मृत्यु के पश्चात 444 से 412 ईसा पूर्व तक उसके 3 पुत्रों ने मगध पर शासन किया। तीनों का नाम, नंबर 1 अनिरुद्ध, नंबर 2 मुंड, नंबर 3 नागदशक, नागदशक के सामने लिखिए हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। हो गया। हेडिंग, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का शासनकाल है 412 से 344 ईसा पूर्व तक। और इसका पहला शासक का नाम भी है शिशुनाग। 412 से 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश के पश्चात आप हेडिंग डालेंगे शिशुनाग। बोलें। शिशुनाग वंश का संस्थापक
शिशुनाग था। अगला है, शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य को जीतकर मगध में शामिल कर लिया। अगला फैक्ट, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर पुनः राजगृह को राजधानी बनाया तथा वैशाली को उपराजधानी बनाया। उपराजधानी बनाया। अगला फैक्ट, शिशुनाग ने अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में राजगृह के स्थान पर वैशाली को राजगृह के स्थान पर वैशाली को मुख्य राजधानी बनाया। ठीक है। अगला शासक, कालाशोक या काकवर्ण। 300, इसका शासनकाल कब से कब तक हम बताए थे? 394 से, इसके पहले का शासक का शासनकाल क्या बोले थे? 412 से 394, इसका 394 से 366 ईसा पूर्व। 394 से 366 ईसा पूर्व। लिखिए, बोले। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। अगला फैक्ट, इसके शासन काल में राजधानी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ।
अगला फैक्ट, 366 ईसा पूर्व में किसी हत्यारे ने छुरा मारकर इसकी हत्या कर दी। अगला फैक्ट, पुराण साहित्य के अनुसार कालाशोक की मृत्यु के पश्चात तीन सौ छाछठ से 344 ईसा पूर्व तक उसके 10 पुत्रों ने मगध पर शासन किया, जिनमें से अंतिम नंदिवर्धन था। नंदिवर्धन था। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे आप, नंद वंश। लिखिए, 344 से 323 ईसा पूर्व। पुराण साहित्य के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म था। अगला फैक्ट, बौद्ध ग्रंथों में महापद्म का नाम उग्रसेन मिलता है। अगला फैक्ट, महापद्म जैन धर्म का अनुयायी था। अनुयायी अनुयायी था। अगला फैक्ट, महापद्म की उपलब्धियों का वर्णन कलिंग नरेश, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है।
हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अगला फैक्ट, महापद्म ने कलिंग को जीतकर मगध में शामिल कर लिया। अगला फैक्ट, महापद्म ने कलिंग नरेश को पराजित करके जिनसेन की प्रसिद्ध जैन मूर्ति प्राप्त किया था। अगला फैक्ट, महापद्म ने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। नहर का निर्माण करवाने वाला यह भारत का पहला शासक था। अगला फैक्ट, एक छत्र कामा एक राट सर्व छत्रांतक कामा कल का अंश तथा द्वितीय परशुराम महापद्म की उपाधियां थीं। महापद्म की उपाधियां थीं। अगला फैक्ट, नंद वंश का अंतिम शासक धननंद था। तीन 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने
धन नंद को पराजित करके ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासन काल 323 से 184 ईसा पूर्व तक है। और मौर्य वंश का जो पहला शासक है उसको अब आप हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तीन सौ तेईस से 298 ईसा पूर्व। तीन सौ तेईस से 298 ईसा पूर्व। ठीक है। इसकी कई उपलब्धियां हैं। सबसे पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये शासन काल है इसके विषय में तो इतिहास अस्पष्ट है। यानी 323 से 298 ईसा पूर्व के मध्य इसने क्या किया यह तो सब पता है, लेकिन इसका जन्म कब हुआ, पालन पोषण कैसे हुआ, इसके विषय में इतिहासकार अस्पष्ट नहीं है। बौद्ध धर्मी साहित्य ही इस पर समुचित प्रकाश डालते हैं। बौद्ध साहित्यों के अनुसार नेपाल की तराई में एक राज्य हुआ करता था। पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा मारा गया। उसकी रानी गर्भवती थी, वह जंगलों में भाग गई। कहते हैं उसने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया। शत्रु सेना उसका पीछा कर रही थी, इसलिए वह उस बालक को घास फूस की टोकरी में ऐसे रखकर स्वयं भाग गई। इसी बीच जंगल में एक ग्वाला पशुचारक बच्चे के रोने की आवाज सुना, बच्चे को प्राप्त किया, अपने साथ अपने घर ले गया। बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ तो उस ग्वाले ने एक शिकारी के हाथ उस बालक को बेच दिया और उस शिकारी ने उसे यह दायित्व दिया कि आप हमारे पशु जंगल में ले जाकर चराएंगे। कहते हैं यह बालक एक दिन विंध्य के जंगलों में पशु चराने का कार्य कर रहा था। ठीक, अन्य बालकों के साथ यह राजकीलम नाम का खेल खेल रहा था। कोई खेल है और उस खेल में यह बालक राजा का रोल अदा कर रहा था, राजा बना था। कहते हैं कि दूर खड़ा कौटिल्य यानी चाणक्य इस पूरी गतिविधि को देख रहे थे।
ये बालक ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि चाणक्य को ये एहसास हो गया कि यह सामान्य कुल का बालक नहीं हो सकता, इसकी एक्टिविटी तो राजाओं जैसी है। कहते हैं कि चाणक्य इस बालक के पास आया, बालक से पूछा आपके माँ बाप, तो उसने शिकारी का नाम लिया। उस शिकारी के पास गए तो उसने कहा हमने इसे एक ग्वाले से खरीदा है। उस ग्वाले के पास गए तो उसने बताया इसे मैं जंगलों में पाया। तो चाणक्य, चूंकि उस समय की वो समकालिक घटना थी, तो चाणक्य को यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि यह बालक कोई और नहीं, उसी राजकुल का बालक है। कहते हैं कि चाणक्य इस बालक को 1000 कारसापण में, चांदी का मुद्रा हुआ करती थी, खरीदा और अपने साथ लेकर तक्षशिला विश्वविद्यालय गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में इस बालक को विविध विधाओं में निपुण बनाया और यही बालक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसके गुरु प्रमुख सलाहकार कौटिल्य यानी कि चाणक्य है। बातें समझ में आई? तो इनके जीवन की शेष घटना कल चर्चा करके आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू।